तो शुरू करते हैं स्टैंडर्ड 9th हिस्ट्री चैप्टर 10 लाइफ चेंजिंग लाइफ पार्ट 2। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में अलग अलग फील्ड्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रीज में प्रोग्रेस हुआ। हमने जाना कि कैसे हमारे विलेजेस और सिटीज़ में चेंजेस आए और लोगों की इकोनॉमिक और सोशल लाइफ बदली। अब इस चैप्टर में हम कुछ नए और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, थिएटर, फिल्म्स, न्यूज़पेपर्स और टेलीविज़न के फील्ड में जो चेंजेस आए हैं। ज़रा सोचिए, आज हम टीवी देखते हैं, अपने फेवरेट प्लेयर्स के मैचेस लाइव स्ट्रीम करते हैं और नए नए मूवीज़ रिलीज़ होते हैं भी OTT पर देख लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 50-60 साल पहले लोग एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशंस के लिए क्या करते थे? लैंग्वेज का क्या रोल था या स्पोर्ट्स कैसे इवॉल्व हुआ? ये सब समझने के लिए हम एक एक्साइटिंग जर्नी पर निकल रहे हैं। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके घर में कौन सी लैंग्वेज में ज़्यादा बात होती है? क्या आप कभी सोचते हो कि इंडिया जैसे देश में इतनी सारी लैंग्वेजेस होने के बावजूद हम एक दूसरे को कैसे समझते हैं? और अब क्या आपको पता है कि पहले स्पोर्ट्स सिर्फ एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी था, लेकिन आज वो एक ग्लोबल करियर बन चुका है। ये सब हम आज के चैप्टर में सीखने वाले हैं। जरा इमेजिन करो, आज हम क्रिकेट के बारे में बात करते हैं तो विराट कोहली और MS धोनी के एग्जाम्पल्स आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ध्यानचंद जैसे प्लेयर्स कैसे इंडिया को वर्ल्ड मैप पर लाए? या फिर आपके फेवरेट बॉलीवुड एक्टर्स की मूवी थिएटर्स में कैसे चलती है और ये सिस्टम पहले कैसा था? हमारा फोकस ये समझने पर होगा कि कैसे स्पोर्ट्स, थिएटर और मीडिया जैसी फील्ड्स का इवोल्यूशन हमारी ज़िंदगी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो आइए इस चैप्टर के ज़रिए हम एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे नए नए मीडियम्स जैसे फिल्म्स और टीवी ने हमारे थॉट्स, साथ ही लैंग्वेज और कल्चर का रोल कैसे इवॉल्व हुआ है। और ये सब हमें एक मॉडर्न इंडिया का स्नैपशॉट देते हैं। तो तैयार हो जाइए एक और रोचक सफर के लिए। बच्चों, इंडिया जैसे डाइवर्स देश में लैंग्वेज काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सोचिए, इतने अलग अलग स्टेट्स और कल्चर्स होने के बावजूद हम सब एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं। इंडिया में हर रीजन की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है और ये हमारे हेरिटेज का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ज़रा सोचिए, आप अपनी मदर टंग में बात करते हैं और अपने दोस्तों के साथ हिंदी या इंग्लिश यूज़ करते हैं। क्या कभी सोचा है कि इतनी सारी लैंग्वेजेस होने के बावजूद हम एक कंट्री कैसे बन पाए? और क्या हिंदी मूवीज़ का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में है? इंडिया में हिंदी, असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और सिंधी जैसे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। इन लैंग्वेजेस की अलग अलग डायलेक्ट्स भी है जो हर रीजन को एक यूनिक आइडेंटिटी देती है। लेकिन एक दिक्कत है, ये डायलेक्ट्स धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। अगर टाइमली स्टेप्स ना लिए गए तो हम अपने हेरिटेज के इम्पोर्टेंट पार्ट लूज़ कर देंगे। अब बात करते हैं हिंदी की, जो बॉलीवुड के ज़रिए हर कॉर्नर तक पहुंच गई है। हिंदी मूवीज़ ने ना सिर्फ एंटरटेनमेंट दिया बल्कि एक कॉमन लैंग्वेज का रोल भी प्ले किया है। आज भी अगर आपको एक दूसरे स्टेट के लोगों से बात करनी हो तो सबसे ज़्यादा उसे यूज़ होने वाली लैंग्वेज हिंदी ही होती है। ये कैसे एक यूनिफाइंग फैक्टर बन गई है ना अमेजिंग? आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी रीजनल लैंग्वेजेस के अलावा कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? क्या आप हिंदी मूवीज़ की डायलॉग्स या सॉन्ग्स अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं?
इमेजिन करो, अगर ये लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स ना होती तो हमारी डाइवर्सिटी और रिच कल्चर का क्या होता। तो बच्चों, हमें यह समझना होगा कि लैंग्वेजेस और डायलेक्ट सिर्फ बोलने का जरिया नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी और हेरिटेज है। इन्हें बचाने के लिए एफर्ट्स करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों, ये चार्ट नागालैंड के 1961 के डेटा को दिखाता है, जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस और उन्होंने बोलने वाले लोगों की संख्या दी गई है, जैसे अनगमी 33766, लोथा 23665 और कोन्याक 46653। नागालैंड में इतनी लैंग्वेज डाइवर्सिटी थी कि कोहिमा रेडियो स्टेशन को अपने ब्रॉडकास्ट के लिए 25 लैंग्वेजेस का यूज़ करना पड़ा। इसमें इंग्लिश, हिंदी और 16 नागा लैंग्वेजेस शामिल थे। ये बताता है कि इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कितनी रिच है और हर रीजन का अपना एक यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है। ग्लोबलाइजेशन के बाद 1990 से इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी है। ये एक तरह से लैंग्वेज ऑफ लाइवलीहुड बन गई है, क्योंकि इंग्लिश सीखने से मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियंस इंग्लिश सीखने में आगे आगे है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि इंग्लिश के चलते हमारी रीजनल लैंग्वेजेस खतरे में ना आ जाए। हर रीजनल लैंग्वेज अपने आप में एक हेरिटेज है जो प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में सिर्फ कुछ सिलेक्टेड गेम्स ही होती थे, ये लोग जानते थे, लेकिन कुछ स्पोर्ट्स पर्सन ने ये सिचुएशन चेंज कर दी और उन्हें स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन दोनों का स्टेटस बढ़ा दिया। एक एग्जांपल है गीत सेठी, जो स्नूकर बिलियर्ड्स का एक वेरिएशन जो होता है, में ग्लोबल लेवल पर एक्सीलेंस तक पहुंचे। सिर्फ 15 साल की एज में उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जीती और बाद में इंटरनेशनल और प्रोफेशनल लेवल्स पर भी चैंपियनशिप्स जीती। उनके अचीवमेंट्स की वजह से बिलियर्ड्स गेम पॉपुलर हुआ और न्यूज़पेपर्स में बिलियर्ड्स की न्यूज़ पब्लिश होने लगी। ये नए स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक नया फील्ड ओपन कर दिया। 1983 में इंडिया ने कपिल देव की कैप्टनशिप में वर्ल्ड कप जीता, जो एक हिस्टोरिक विक्ट्री थी। इसके बाद क्रिकेट ने पूरे इंडिया में पॉपुलैरिटी गेन कर ली। उसी साल सुनील गावस्कर ने मैक्सिमम सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1985 में इंडिया ने बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती। क्रिकेट हर स्टेट में खेला जाने लगा, लेकिन इसका असर इंडिजीनियस इंडियन गेम्स पर पड़ा। क्रिकेट पर कुछ मूवीज़ भी बनाई गई और मैचेस के लिए लाइव टेलीकास्ट देखने को मिला। इंडिया एशियाड और ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा था। 2000 के ओलंपिक्स में कारनाम मलेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता। वो पहली इंडियन वुमन थी जो ओलंपिक्स मेडल जीती थी। ओलंपिक्स में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग और आर्चरी जैसे स्पोर्ट्स में बढ़ने लगा। स्पोर्ट्स ने ग्रेजुअली एक नई पहचान और प्राइड को डेवलप किया इंडिया के लिए। अब बढ़ते हैं थिएटर और फिल्म्स की ओर। थिएटर और फिल्म्स इंडियन लाइफ के एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। पहले के ज़माने के प्लेस बहुत लंबे हुआ करते थे, कभी कभी तो पूरी रात चला जाता था। लेकिन अब प्लेस का फॉर्म, टेक्निक और ड्यूरेशन चेंज हो गया है। अब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग ड्रामास में पार्टिसिपेट करते हैं। पहले के माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल थीम्स की जगह आजकल के प्लेज में पॉलिटिकल और सोशल सब्जेक्ट्स को हाईलाइट किया जाता है। लेकिन म्यूजिकल्स की पॉपुलैरिटी अब डिक्लाइन हो रही है। मूवीज़ का इवोल्यूशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ के ज़माने में के बाद कलर्ड मूवीज़ का एरा आया। आज हिंदी मूवीज़ की दुनिया में एक इनकम्पेरेबल इम्पोर्टेंस है। पहले की तरह सिर्फ इंडिया सेंट्रिक कहानी नहीं, अब कंटेम्प्ररी थीम्स और ग्लोबल टॉपिक्स मूवीज़ में रिफ्लेक्ट होते हैं। फिल्म शूटिंग के लोकल्स भी इंडिया से बाहर चले गए हैं, जहां से व्यूअर्स अलग अलग फॉरेन कंट्रीज़ के सीन देखते हैं।
तो फॉरेन लैंग्वेजेस मूवीज़ का हिंदी ट्रांसलेशन भी अवेलेबल होता है और इंग्लिश मूवीज़ के लिए स्क्रीन पर हिंदी सबटाइटल्स शो किए जाते हैं। हिंदी मूवीज़ ने अब ग्लोबल मूवीज़ के साथ कंपटीशन कर और ये दुनिया के हर कोने में रीच कर चुकी है। पॉलिटिक्स, सोशल इवेंट्स, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी का रिफ्लेक्शन भी अब मूवीज़ में देखने को मिलता है। इस 3-4 घंटे लंबी होती थी, लेकिन अब 1-1.5 घंटे की मूवीज़ बन रही है। वन स्क्रीन वन सिनेमा हॉल का कॉन्सेप्ट अब मल्टीप्लेक्सेस में बदल गया है। एक और चेंज ये भी है कि पहले एक मूवी अगर 100 वीक्स तक एक सिनेमा हॉल में चलती थी, अब वही मूवी हज़ारों सिनेमा हॉल्स में इंडिया और अब्रॉड में एक साथ रिलीज़ होती है। इस डेवलपमेंट ने मूवीज़ की इकोनॉमी को कम्प्लीटली बदल दिया है। मूवीज़ का प्रोडक्शन एक इंडस्ट्री बन चुका है जो क्रोर्स ऑफ पीपल को एम्प्लॉय करता है। साथ ही रीजनल लैंग्वेजेस मूवीज़ की इंडस्ट्री भी काफ़ी ग्रो हो रही है। समरी में थिएटर और फिल्म्स ने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं दिया, बल्कि सोसाइटी, कल्चर और टेक्नोलॉजी के चेंजेस को रिफ्लेक्ट करते हुए एक बड़ा रोल प्ले किया है। अब हम बढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स का रोल और बदलते ज़माने के असर के ऊपर। बदलते लाइफस्टाइल का न्यूज़पेपर और मास मीडिया पर भी काफ़ी असर हुआ है और उन्होंने इंडिविजुअल और कम्युनिटी लाइफ को भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के शुरुआती दिनों में न्यूज़पेपर के काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हुआ करते थे। उस ज़माने में सिर्फ न्यूज़ देना ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्रीज और कॉमर्स को बढ़ावा देना भी न्यूज़पेपर्स का काम था। जैसे एडवर्टाइजमेंट्स प्रिंट करना। उस वक्त न्यूज़पेपर्स के ऑब्जेक्टिव्स ये थे, जैसे पब्लिक ओपिनियन शेप करना और उसे कंस्ट्रक्टिव वर्क की तरफ ले जाना, कभी कभी पब्लिक को लीड करना, पब्लिक एजुकेशन का काम करना, गवर्नमेंट मशीनरी पर नज़र रखना। पहले के न्यूज़पेपर्स ब्लैक एंड वाइट होते थे, लेकिन बदलते समय के साथ कलर प्रिंटिंग भी कॉमन हो गया। शुरू में न्यूज़पेपर्स का तालुका या डिस्ट्रिक्ट के माउथपीस माना जाता था, मतलब वो ज़्यादा लोकल इश्यूज़ पे फोकस्ड होते थे, लेकिन अब उन्हें स्टेट लेवल पर न्यूज़पेपर्स चेन की कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। फिर भी न्यूज़पेपर्स आज ज़्यादा एक्टिव और इम्पैक्टफुल हो चुके हैं। न्यूज़पेपर्स के स्कोप में भी एक्सपेंशन हुआ है। आज न्यूज़पेपर सिर्फ न्यूज़ देना ही नहीं करते, बल्कि ड्रॉट या फ्लड अफेक्टेड लोगों के लिए फंड्स रेज करते हैं, लोअर इनकम ग्रुप के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए मदद करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज या स्पॉन्सर करते हैं। इन सब का मतलब है कि आज न्यूज़पेपर्स हमारे जीवन का इनसेपरेबल पार्ट, मतलब अलग ना होने वाला हिस्सा बन चुका है। यह सिर्फ न्यूज़ का मीडियम नहीं, बल्कि सोसाइटी को सपोर्ट करने और गाइड करने का एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है। तो अब सोचिए स्टूडेंट्स, आपके हिसाब से क्या न्यूज़पेपर सिर्फ न्यूज़ देने का मीडियम है या कुछ और ज़्यादा? कुछ सोचिए। अब आगे बढ़ते हैं टेलीविज़न का भारत में आगमन और उसके बदलते रूप को देखने के लिए। टेलीविज़न के बारे में। टेलीविज़न का भारत में आना पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हुआ। पहले ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होता था, लेकिन अब कलर्ड टेलीविज़न आ गया है। शुरुआत में टीवी के प्रोग्राम्स लिमिटेड होते थे और फिक्स्ड टाइम स्लॉट्स के हिसाब से चलते थे। धीरे धीरे इसका स्कोप बढ़ाया गया और इसमें एजुकेशनल प्रोग्राम्स, न्यूज़ बुलेटिन्स और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के टूर्स की रिपोर्टिंग शामिल। सबसे ज़्यादा पॉपुलर मोमेंट तब आया जब रामायण और महाभारत के टेलीकास्ट का वक्त लोग टीवी के सामने चिपक कर बैठे रहते थे। ये सीरियल्स ने टीवी की पॉपुलैरिटी को साबित कर दिया। फिर 1991 में CNN चैनल ने इराक वॉर का लाइव रिपोर्टिंग दिखाया, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उस वक्त से इंडियन न्यूज़ चैनल्स का पूरा दायरा बदल गया। 1998 में स्टार यानी कि सैटेलाइट टेलीविज़न एशिया रीजन जैसे प्राइवेट मीडिया हाउसेस इंडिया में आए और
पुराने इंटरेस्टिंग और मोनोटोनस न्यूज़ टेलीकास्ट को एक नई दिशा दी। अब नए टेक्नोलॉजी, बेटर स्टूडियोज और ओबी मतलब आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन्स का यूज़ होने लगा, जिसने इंडियन टीवी चैनल्स के स्कोप को और बढ़ाया। लैंग्वेज प्रेजेंटेशन स्टाइल्स और ट्रांसपेरेंसी में काफ़ी सुधार आया। अब हर छोटे से छोटा कोने का देश के नेटवर्क से कनेक्टेड है और इसका पॉलिटिक्स पर भी काफ़ी असर पड़ा। टीवी का इम्पैक्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पूरी कंट्री के आउटलुक को बदल दिया है। नई सीख के लिए तैयार हो जाओ बच्चों। अब तक हमने मॉडर्न इंडिया का इतिहास पढ़ा है। अगले साल हम देखेंगे कि इस सब्जेक्ट का यूज़ प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करें। हिस्ट्री सिर्फ एक पास्ट की बात नहीं है, बल्कि हमारे रोजाना के जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। अब सोचिए, आपके हिसाब से टीवी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है? इस चैप्टर का कंक्लूजन निकालते हैं। इस चैप्टर में हमने अलग अलग लैंग्वेजेस, स्पोर्ट्स, थिएटर, फिल्म्स, न्यूज़पेपर्स और टेलीविज़न जैसे अलग अलग क्षेत्रों के बदलते रूप को देखा। यह सभी चीज़ें हमारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो हमें नए ज़माने के साथ चलना सिखाती है। लैंग्वेज, रीजनल और नेशनल लैंग्वेजेस हमारे कल्चर की पहचान है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंग्लिश का महत्व बढ़ता जा रहा है। हमने अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को भी संरक्षित रखना चाहिए, मतलब उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे इतिहास और विरासत का हिस्सा है। स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो आज स्पोर्ट्स का दायरा काफ़ी बढ़ गया है। कपिल देव और करनाम मल्लेश्वरी जैसे स्पोर्ट्स पर्सन ने नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं। क्रिकेट और बिलियर्ड्स जैसे खेल लोगों के दिल के करीब है, लेकिन इंडिजीनियस गेम्स को भी प्रमोट करना ज़रूरी है। फिर थिएटर और फिल्म्स की बात की हमने। थिएटर और फिल्म्स ने एंटरटेनमेंट का स्वरूप बदला है। माइथोलॉजिकल प्लेस की जगह अब सोशल और पॉलिटिकल प्लेस आए हैं। हिंदी मूवीज़ ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है और अब ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है जो हज़ारों लोगों को रोजगार देती है। फिर न्यूज़पेपर की बात की हम लोग ने। न्यूज़पेपर सिर्फ न्यूज़ देने का माध्यम नहीं है, बल्कि सामाजिक और सामुदायिक सुधार के लिए एक पावरफुल टूल बन गया है। अब यह लोगों की ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन गए हैं। फिर टेलीविज़न की बात की हमने। टीवी ने दुनिया को घर घर तक पहुंचाया है। रामायण और महाभारत जैसे सीरियल्स ने इस मीडियम को पॉपुलर बनाया। ग्लोबलाइजेशन के साथ टीवी चैनल्स और रिपोर्टिंग में ट्रांसपेरेंसी और प्रोफेशनलिज्म भी आया है। तो क्या मैसेज लेकर जाएंगे बच्चे हम घर पे? तो इस चैप्टर से हमको ये मैसेज मिलता है कि बच्चों, इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि बदलाव ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हम सभी को नए ज़माने के साथ चलना सीखना चाहिए, लेकिन अपने इतिहास, विरासत और संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। हर नई चीज़ हमारे जीवन में नए दरवाजे खोलती है, पर पुरानी चीज़ों का महत्व समझना उतना ही ज़रूरी है। अपनी लैंग्वेज, अपने खेल और अपनी कहानियों को बचाए रखें। साथ ही नए स्किल्स और अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करो, क्योंकि वही आपका फ्यूचर बनाएंगी। कुछ सोचो और समझो, आप अपने डेली लाइफ में किस तरह बदलाव का अपनाते हो? क्या आप अपने कल्चर और नए ज़माने के बीच बैलेंस बना पाते हो? ज़िंदगी एक नई किताब है और हर चैप्टर एक नई सीख देता है। इस चैप्टर से आपकी क्या सीख है, डिस्कस करें और आगे बढ़िए। तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ज़िंदगी एक नई किताब है और हर चैप्टर एक नई सीख देता है। इस चैप्टर से आपकी क्या सीख है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।